हाँ, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज हमारी जो संस्कृत साहित्य की क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं नाटक और प्रकरण के बारे में, यानी इनके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जहां जहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, चाहे आप सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब में ये सेम चीज़ हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और बिल्कुल फैक्ट ऑथेंटिक आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं हम। तो इसमें नाटक लक्षण स्वरूप के बारे में बात करेंगे और आपको प्रकरण के बारे में बताएंगे। वैसे तो आपको पता होगा कि 10 रूपक होते हैं टोटल हमारे, वो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया, इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें। लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे वो नाटक और प्रकरण हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी आपको डिटेल से बताते हैं। चलिए आप जानते हैं, देखिए तो चलिए मित्रों क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है नाटक लक्षण व स्वरूप। सबसे पहले लिखा है नाटक 10 रूपकों में प्रमुख व श्रेष्ठ माना गया है। जो नाटक है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ये 10 रूपक जो हमने बताए, भाण, प्रहसन, बीथी, व्यायोग, अंक, ईहा, मृग, समपकार, डिम, नाटक और प्रकरण, इन सभी में सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है नाटक। यदि प्रश्न आ गया कि 10 रूपकेषु श्रेष्ठः क, श्रेष्ठ किसे माना गया है, तो नाटक का नाम आएगा वहां पर। नाटक को श्रेष्ठ माना जाता है। कहा भी जाता है कि काव्यों में सर्वश्रेष्ठ काव्य आपका नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम, ये पंक्ति सुनी होगी आपने, वो इसीलिए कहा गया है। आगे लिख रहे हैं काव्य शास्त्र में नाटक को श्रेष्ठ बताया गया है और पंक्ति लिखी भी है काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी इसका मतलब है कि काव्यों के अंदर सर्वश्रेष्ठ काव्य आपका नाटक है। यदि प्रश्न आया कि काव्येषु सर्वश्रेष्ठम काव्यम भवति, कौन सा होता है भैया? नाटकम, सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे लिख रहे हैं नाटक को कवित्व की अंतिम सीमा कहा गया है। जो कवि होता है उसके कवित्व की लास्ट सीमा है, ये लास्ट या अंतिम चरण या अंतिम सीमा इसको हम कहते हैं। इसीलिए लिखते हैं नाटकांतम कवित्वम, मतलब नाटक कवित्व की चरम सीमा है, चरम। इसलिए आपको ये पंक्ति ध्यान रखनी है, नाटकांतम कवित्वम। वामन ने 10 रूपक को ही श्रेष्ठ काव्य कहा है, ये पंक्ति भी ध्यान रख सकते हैं। संदर्भेषु 10 रूपकम श्रेयः, ठीक है, काव्य अलंकार जो सूत्र है उसमें ऐसा कहा है, वामन ने 10 रूपक को श्रेष्ठ काव्य कहा है। तो ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी। अब देखिए आगे और भी बताता हूं मैं आपको। यहां भरत मुनि की बात आती है, ठीक है, लिखी नहीं है मैंने, एक सामान्य सी जानकारी बता रहा हूं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो भरत मुनि के अनुसार विश्व का ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विधा, कला, योग, कर्म नहीं जो कि नाट्य में नहीं आता है। ऐसा उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो भी ज्ञान है वो सब नाट्य के अंदर आ जाता है। एक श्लोक प्रसिद्ध है इस विषय में, क्या? न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, न सौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं जो नाट्य के अंदर दिखाई नहीं देता हो, चाहे वो आपका शिल्प ज्ञान हो, विद्या से संबंधित कला हो, योग हो, कर्म हो, सारे ज्ञानों का समन्वय आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए भरत मुनि ने ऐसा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम नाटक की बात कर रहे हैं, तो नाटक के कथानक की हम सबसे पहले बात करते हैं। नाटक के अंदर जो कथानक होता है वो कथानक किस तरह का होता है, सबसे पहली चर्चा यहीं से शुरू होती है और यहीं से आपके एग्जाम में सवाल भी आते हैं। देखिए जो आपका कथानक होगा वो पुराण, इतिहास आदि में प्रसिद्ध वृत्तांत वाला कथानक होना चाहिए। यानी पुराण हो, इतिहास आदि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें से जो प्रसिद्ध वृत्तांत वाला है वो ही कथानक आपका नाटक में हो सकता है। पहली चीज ये विशेषताएं आती हैं, एग्जाम में सवाल बनता है विशेषताओं का। इसके बाद में कथानक में निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि जैसे कोई भी हमारी कथा चल रही है तो उसमें एक निरंतरता हो, आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, वो
ऐसे नहीं कि भाई थोड़ी आपने बताई, उसके बाद में बीच में कोई ऐसा मतलब एक अंतराल सा हो गया जिससे पता ही नहीं चला कि इसका कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो लगातार उनमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लगातार कथा चलती रहनी चाहिए, सेम जुड़ी हुई होनी चाहिए ऐसे। तो कथानक में निरंतरता होनी चाहिए और कथानक आपका पंच संधियों से युक्त होना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। नाटक के अंदर जो पंच संधियां हैं उन पंच संधियों से युक्त कथानक होना चाहिए। तो कथानक के विषय में याद रखना है, पुराण इतिहास आदि में प्रसिद्ध वृत्तांत वाला होना चाहिए, कथानक में निरंतरता होनी चाहिए और कथानक आपका 5 संधियों से युक्त होना चाहिए। अब 5 संधि कौन सी हैं वो अभी हम बात करेंगे। 5 संधियों के साथ साथ में 5 अर्थ प्रकृतियां कौन सी हैं वो भी जानेंगे और 5 कार्य अवस्था कौन सी होती हैं वो भी हम आपको साथ ही बता देंगे। तो आगे देखते हैं 5 संधि, 5 अर्थ प्रकृति और 5 कार्य अवस्था कौन कौन सी हैं वो हम जानते हैं। चलिए आगे देखिए मित्रों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये पंच संधि है हमारी, ये पंच अर्थ प्रकृतियां हैं और ये पंच कार्य अवस्था हैं। तो यहाँ पर हम इनके बारे में जानेंगे, ये कौन कौन से हैं और इनसे संबंधित कुछ जानकारी है वो भी हमने आपको नीचे यहाँ पर फ्लैश की है। तो सबसे पहले हम पंच संधि देखते हैं। पंच संधि में पहली संधि है मुख संधि, दूसरी है प्रतिमुख, तीसरी है गर्भ, चौथी है विमर्श और पांचवी है निर्वहन। ये हमारी 5 संधि हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन 5 संधियों का नाम ध्यान रखना है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ठीक है ना। ये हमारी 5 संधि हो जाती है। अभी हमने आपको बताया ना कि जो कथानक है ना वो 5 संधियों से युक्त होना चाहिए। तो ये है हमारी 5 संधि। कोई सी भी संधि होनी चाहिए लेकिन होनी अवश्य चाहिए। इसके बाद में अर्थ प्रकृति की बात करते हैं। तो अर्थ प्रकृति में बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये हमारी 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। इनको भी आपको समझना है। 5 अर्थ प्रकृतियों के नाम भी ध्यान रखने हैं। 5 कार्य अवस्थाएं भी होती हैं, आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये हमारी 5 कार्य अवस्था हैं, इनका भी नाम ध्यान रखना है। तो 5 कार्य अवस्था कौन कौन सी है नाम ध्यान रखना है, 5 अर्थ प्रकृति कौन सी है नाम ध्यान रखना है, 5 संधि कौन सी होती है नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब नाटक के अंदर और जो हमारे देखिए दोस्तों, यहां से आपका सवाल बनता है नायक धीरोदात्त होना चाहिए। नाटक के अंदर जो नायक है वो धीरोदात्त होना चाहिए। मैंने नायक की क्लास पहले ही ले चुका हूं। मैंने आपको सारी जानकारी दी है कि नायक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, नायिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वो क्लास आप देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे आप जानते होंगे। तो नायक जो होगा नाटक का वो धीरोदात्त प्रवृत्ति का होना चाहिए। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त, ये 4 प्रकार हैं आपके नायक के। इनमें से आपको समझना है धीरोदात्त। धीरोदात्त प्रकृति वाला नायक नाटक में होना चाहिए। आगे लिख रहे हैं कि नायिका कुलीना, स्वीया या परकीया स्त्री होनी चाहिए। जो नायिका होगी नाटक के अंदर वो कुलीना होनी चाहिए। अब कुलीना में भी स्वीया या परकीया कोई सी भी हो सकती है। आगे कह रहे हैं कि श्रृंगार या वीर रस में से एक रस प्रधान व अन्य रस अंगी रस के रूप में होने चाहिए। या तो वीर रस होगा उसमें प्रधान या फिर आपका श्रृंगार रस होगा। इन दोनों में से एक रस आपका प्रधान रस होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। हम नाटक की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ऐसे बहुत सारे और भी नाटक आप जानते हैं। उनमें आप देखेंगे कि एक रस को लेकर के उसमें कथा वस्तु चल रही है। जैसे भवभूति के नाटक है, उत्तर रामचरितम है। तो एक रस को लेकर के जो मेन रस है, हालांकि उसमें और भी अंगी रस होते हैं लेकिन प्रधान रस तो एक ही होता है, बाकी तो सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो अंगी रस में श्रृंगार और वीर रस होना चाहिए, एक कोई भी हो सकता है। इसके बाद में निर्वहन संधि में अद्भुत रस की प्राप्ति होनी चाहिए। जो आपकी निर्वहन संधि आएगी उस समय अद्भुत रस की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा इसमें हमें कथा वस्तु को उसमें मतलब फिक्स रखना है, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि धनंजय के अनुसार नाटक के 3 तत्व हैं।
10 रूपक के जो हमारे रचयिता हैं कौन, धनंजय जी, उनके अनुसार नाटक के 3 तत्व बताए गए हैं। तो आ गया कि धनंजय के अनुसार नाटक के 3 तत्व कौन से हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से तो 7 तत्व होते हैं, नाटक के सामान्य रूप से 7 तत्व होते हैं, लेकिन धनंजय के अनुसार सिर्फ 3 ही तत्व होते हैं। एक तो है कथानक, नेता या पात्र और रस। ये 3 उन्होंने बताए हैं, कथानक, नेता या पात्र या रस। ये 3 तत्व धनंजय ने बताए हैं नाटक के। और सामान्य रूप से यदि बात करें तो सामान्य रूप से आपके 7 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। ऐसे आप इसमें समझेंगे। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जो कि कालिदास जी का है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, तो उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। और किसका है? तो कालिदास जी का है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो ऐसे करके मित्रों, यहाँ पर हमने आपको नाटक से संबंधित जानकारी दी, इसके लक्षण स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की, इसमें से कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है उसके बारे में आपके साथ चर्चा की। अब हम आपको आगे बता रहे हैं इसी के आगे प्रकरण के बारे में। प्रकरण के क्या इसमें विशेषता हैं, प्रकरण से क्या हमारे सवाल बन सकते हैं, वो भी हम इसमें जान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है प्रकरण का लक्षण व स्वरूप। क्योंकि हमने 2 ही इंपॉर्टेंट बताए, नाटक और प्रकरण, ठीक है ना। ऐसे और भी हैं, लेकिन वहां से ज्यादा ऐसे सवाल बनते नहीं हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं कि नाटक के बाद द्वितीय जो प्रमुख स्थान है वो प्रकरण का होता है। किसका होता है? प्रकरण का। इसके अंदर कथानक कवि कल्पित होता है। कथानक जो होगा वो कवि कल्पित होगा। प्रकरण के अंदर कथानक कैसा होता है? कवि कल्पित। आगे कह रहे हैं 10 अंकों से युक्त होना चाहिए। ये एक काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि प्रकरण जो है वो 10 अंकों से युक्त होना चाहिए। 10 अंक होने चाहिए उसमें। इसके बाद में है नायक धीर प्रशांत प्रकृति का, अमात्य ब्राह्मण या वणिक होना चाहिए। या तो अमात्य ब्राह्मण हो सकता है या वणिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन धीर प्रशांत प्रकृति का होना चाहिए। हमने अभी 4 प्रकार नायक के बताए थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो नायक होगा वो धीर प्रशांत प्रकृति का होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि नायिका इसमें कुलीना, स्वीया, परकीया या वैश्या होती है। इसमें नायिका कुलीना, स्वीया हो सकती है, परकीया या वैश्या हो सकती है, इनमें से कोई भी हो, लेकिन नायिका आपकी इसी तरह की होनी चाहिए। इसके बाद में एक बिंदु और है, श्रृंगार रस प्रधान होना चाहिए। इसमें प्रधान रस आपका कौन सा होना चाहिए? श्रृंगार रस। ये आपके मोस्ट फैक्ट हैं, तो श्रृंगार रस इसमें प्रधान रस रहेगा। ऐसे आपको समझना है किसमें? प्रकरण के अंदर। तो इस तरह से हमने यहां प्रकरण के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बता दिए हैं। इस तरह से दोस्तों अभी हमने यहां पर देखा कि प्रकरण और नाटक के क्या लक्षण हैं, इनसे संबंधित क्या मोस्ट फैक्ट हैं, जहां से एग्जाम में सवाल आपका पूछा जाता है, वो सारी जानकारी हमने आपको इसमें बता दी है। अब आगे हम आपको जो हमारे संस्कृत नाटक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो आज के इस छोटी सी क्लास में आपको केवल इतना ही समझना है। इनमें से आपके 1-2 प्रश्न जरूर बन जाते हैं, तो क्लास में थोड़ी छोटी रख रहा हूं क्योंकि सेपरेट टॉपिक लेके मैं आपको क्लास बना रहा हूं। इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए इनको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारा कोर्स आपको सिस्टेमेटिक तरीका से यहाँ पर मिलेगा और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और क्लासेस सारी की सारी आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो चलिए अच्छे से मेहनत करिए। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।